बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बजट आने वाला है। बजट बजट बजट, हर तरफ बजट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। माशी इशारे भी बदल रहे थे और जो माशी और वजारतें जो हमारी फ़ाइनेंस है वो मुलाकातों में लगी हुई थी और मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातें जारी थी और आखिरकार बिलाखिर बजट आ ही गया और एक दिन बाकी रह गया है। पता कल चल जाएगा कि कितना रिलीफ पैकेज मिल रहा है गरीब आदमी को और क्या असरात पड़ेंगे गुर्बत पे और कितना जो है आम आदमी इससे मुतासिर था बजट से और कितना मुतासिर होगा। देखना यह है, ये कल पता लग जाएगा। लेकिन आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि वजीर खजाना शौकत तरीन साहब कहा करते थे और कहते हैं कि हम जो है किसी किस्म का टैक्स आयद नहीं करेंगे और गरीब के लिए इस मरतबा हम तसल्ली बख्श बजट लेकर आएंगे। साथ ही बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयान के मुतालिक। उन्होंने कहा है कि निचले तबके की माली जो रोज़गार है उसमें उसको खुद कफील बनाना हमारी पहली तरजीह है। एहसास वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह करते हुए ये उन्होंने पैगाम दिया और देखना यह है कि एहसास प्रोग्राम जो है वो कितना कारआमद है और गरीब को सिर्फ रोटी ही देनी है या गरीब को नौकरी भी देनी है, ये बहुत बुनियादी सवाल हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अगर सेलेक्टेड बजट दिया तो हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि 30 अरब रुपए जो हैं वो सेहत के शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं और सिर्फ तालीम के लिए 5.5% मुख्तस किए गए हैं। क्या ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं है? ये उनका सवाल है कि इतनी कम रकम जो है वो सेहत और तालीम के शोबे के लिए मुख्तस की गई है और ये तालीम और सेहत का शोबा जो होता है वो किसी मुल्क का जो है बुनियादी शोबा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैरून मुमालिक के बजट्स को देखा जाए तो वहाँ पर तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। इवन कि उनके जो अपने बजट्स होते हैं वो पूरे पूरे बजट जो हैं वो तालीम के ऊपर लगा दिए जाते हैं। और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की भी घन घरत सुनाई दी और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कहा कि सिंध जो है उसने तबाहाल कर दिया है, सिंध की हुकूमत ने सिंध को, और सिंध तबाहाली की जानिब गामजन है। सिंध का बेड़ा गर्क हो चुका है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं है, भैंसें बंधी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी उन्होंने की। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी तो सिंध हुकूमत में माजी में उनके साथ रह चुकी हैं, तो आपने क्या इकदाम किए उस दौर में कि आज आप जो हैं वो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? जाहिर है कि दोनों तरफ से मामलात चलते हैं और हुकूमत की नाकामियाँ और पॉलिसियाँ जो होती हैं वो नाक़िस भी होती हैं। जबकि पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे तो पीडीएम की सियासत जो है वो नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती, ऐसा कहा गया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। और उन्होंने कहा कि 2.5 साल में अपोजिशन ने जो किया वो इस मुल्क में कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और अपोजिशन ये सवाल करती हुई नजर आती है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब के साथ क्या किया है। तो ये सारे सवालात हैं। और मरियम नवाज साहिबा बड़े अरसे के बाद दोबारा से मुतहरिक नज़र आई हैं। हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई और वहाँ पर उन्होंने जी बहुत ज़्यादा घनघरज दिखाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बयानात दिए नून लीग के मुताबिक। और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की ज़मानत पर खुशी का इजहार भी किया, उन्होंने इजहार तशक्कुर भी किया। उन्होंने कहा कि तकलीफ़ तो आती है लेकिन आपने ये छोटी सी तकलीफ़ उठाकर बड़ा नाम कमा लिया है और आपका जो सियासी कद है वो बहुत ऊँचा हो चुका है। अदलिया को भी उन्होंने पैगाम दिया कि अपनी डबोती कश्ती का ख्याल रखें और आज अदालत में बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से जजेस आ रहे हैं, तो कल बहुत से और जजेस भी इसका निशाना बन सकते हैं। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो चौधरी खादिम अली मांडला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मांडला साहब, जैसे कि मैंने बात का आगाज़ किया बजट से, तो बजट आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हमारी जो वजारत ख़जाना थी वो मुतहरिक नज़र आई और शौकत तरीन साहब कहते रहे बड़ा तसल्ली बख्श किस्म का बजट होगा, तो क्या वाकई होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। सबसे पहली बात, बजट का नाम जो लफ्ज़ों का गोरख धंधा जो 70-72 साल से जो है अवाम पाकिस्तान सुनती आती है, बस जमा तफरीक अशारिये मुस्बत हैं, मनफी हैं और यही लोग जो बयानात देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये शौकत तरीन का चंद हफ्ते पहले का या महीने पहले का बयान देखे तो यही कहता था कि इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया मशहद का। वो तो हफीज शेख साहब के खिलाफ उन्होंने पूरी चार्जशीट तैयार की ना वजारत में आने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हफीज शेख के निकलने से और इसके आने से वो सत्यानाश का लफ्ज़ जो है ना भी उसको क्या नाम दे रहे हैं कि बड़ा बेहतर हो गया है, बड़ा हम फाइट करेंगे, ये करेंगे। ग्रोथ जो है हमारी 4 पे पहुंच चुकी है और इस दफ़ा हम 4.8 लेके चलेंगे। अवाम ये जानना चाहती है कि क्या
मईशत, बंदे बदलने से मईशत का जो है इशारे भी मुस्बत होते हैं। तो मईशत वही है, शौकत तरीन भी वही है, ज़बान भी वही है, लेकिन चंद हफ्ते पहले कुछ और बयान था, आज कुछ और बयान था। तो ये सारा गोरख धंधा है। चंद हफ्ते पहले की बात आप कर लें, अगर उनकी माजी को देखा जाए तो वो माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रह चुके हैं, उनके दौर में भी वजीर रहे हैं, और तब भी अब की हुकूमत में वो आए हैं तो वो कहते हैं जी कि ये तो माजी की हुकूमतों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। नहीं, बात पता क्या है, इसके ऊपर तो असर बहुत खुल के मैं बात करता हूँ कि जब इस तरीके के वजीर बहुत सारे हैं, जिनमें शेख रशीद है, जो फवाद चौधरी है, ये शौकत तरीन है, पहले हफीज़ शेख भी था, उमर अयूब है, सरवर है, कितने नाम बंदा गिने, फरदौस आशिक अवान है। जब ये कहते हैं ना कि पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया, तो ये क्यों नहीं कहते कि पहले हमने बेड़ा गर्क किया और अब हम बेड़ा वो जो है वो तराने आए हैं, सही, तो बेड़ा सीधा कर दिया है। हाँ, सीधा कर पाएंगे? ये इनसे क्या होगा? इन्होंने खुद बेड़े डबोए इस मुल्क के, ये कैसे जो है ना बाहर निकालेंगे कश्तियाँ? हाँ, जैसे आप डेरे डबोने की बात कर रहे हैं, बेड़े डबोने की बात कर रहे हैं, तो फिर दोस्त आशिक अवान साहबा का ये भी बयान ले लें कि उन्होंने कहा कि पहले करप्शन जो थी वो खुल के होती थी, अब करप्शन जो है वो छुप के हो रही है। तो क्या छुपी हुई करप्शन को पकड़ना हुकूमत का काम नहीं है? देखिए, बात यह है कि बयानात किसी भी मसले का हल नहीं है। अभी कल ही अभी जो वीडियो चल रही है फरदौस की, वो एक कादर मंदोखेल MNA पीपल पार्टी के, उसके साथ जो दस्तो गिरेबान, तो मेरा ख्याल है कि इसी को अगर बंदा देख ले, वो जो कह रही है खतून, ये फरदौस क्या नाम है इसका, फिरदौस आशिक तो अवान, मेरे ऊपर पता नहीं कौन से उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं इंतहाई जो है वो कदम उठाने पे मजबूर होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़ात के ऊपर कोई बात करे तो ये दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। तो अगर मुल्क को लूटने वाले लटेरे आते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ बयान दागते हैं। उस वक्त इनके हाथ, इन अदारों के हाथ, इन हुक्मरानों के हाथ और गिरेबानों तक क्यों नहीं जाते? उस वक्त सिर्फ बयानों के ऊपर आकर इत्तफा कर देते कि पहले सरेआम करप्शन करते थे, अभी छुप कर करते। तुम इधर टमाटर बेच रहे हो, कि जब इजहार भी करते हो, आपको पता भी चलता है, तो क्यों इसका सदेबाब नहीं होता? सही, जब सदेबाब नहीं होता तो उसकी कीमत जो है वो गरीब को चुकानी पड़ती। सही, जितने ये करप्शन क्लब के मेंबर हैं, चूंकि ये सब उस क्लब के तमाम मेंबर हैं, ये जितने बयान देने वाले, क्योंकि बेनिफिशियरी है सारे। अभी बजट गरीब आवाम के नाम, क्या गरीब आवाम कौन सी, किस आवाम की ये बात करते हैं? कि अगर बजट 70-72 साल से बन ही रहा है, तो एक बात याद रख लें कि सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन है कितने हैं? 35 लाख। 35 लाख को सामने रख के जो है ना वो बजट बनाते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ानी है 10%, 5%, 20%, इससे अलावा और तो गरीब इनको नजर नहीं आता। सही नहीं, वो कहते हैं कि जो बाकी गरीब हैं, वो जो रेडी वाला है, वो जो दुकानदार है, नहीं, वो कहते हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसको गरीब नहीं गिरदानते। वो कहते हैं कि वो तो प्रॉफिट कमा लेता है। वो रेडी पे मतलब 10 किलो आम लेके निकलता है, वो भी उन्हें ताजर नजर आता है और वो उन्हें लगता है कि वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है और अपनी दिहाड़ी जो है वो अच्छी खासी लगा लेता है। तो इसलिए गरीब यही लोग हैं, इन्हीं के ऊपर असरात पड़ते हैं सर। तो वही जब बजट बनता है तो सिर्फ ये 35 लाख, कुछ पेंशनर लगा लो को 15-20 लाख, को 55 लाख का फिगर बनता है। मुल्क आपका 22 करोड़ का है। लंगर खाने आप खोल रहे हो, इसका मतलब भूख से लोग बिलक रहे हैं तो लंगर खाने खोल रहे हैं। और पहले हुकूमत थी जी हमको सस्ता तो नूर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि भूख मुल्क में है। उसका सदेबाब क्या है? सही, उसका हल क्या है? क्या कर रहे हैं ये? कोई कारोबार है, कोई मईशत है, कोई इंडस्ट्री, बजट अवाम दोस्त नजर आएगा? नहीं, वाम देखो, बजट के ऊपर हम तो बड़े क्लियर हैं कि भीख मांग के कशकोल लेके आपने बजट बनाना है। अभी 3,500 अरब जो खसारे के साथ आपका बजट बनेगा, तो वो कौन सा अवाम दोस्त हो सकता है? यानी कि 8 अरब रुपया यौमी आप पहले ब्याज दे रहे हो, अभी और कर्जा लोगे,
कर्जे लेके लोगों से कशकोल लेके मांग के भीख आपने तनख्वाहें बढ़ानी है, आपने अपनी मराद चलानी है, तो कौन सा आवाम दोस्त बजट बन सकता है? सही। जब देने के लिए है ही इनके पास कुछ नहीं, कि इनकी यशियाँ देखें, इनकी मराद देखें। वो तो यही पहले भी, लूट जब दे- वो तो हुकूमत में आने से अपने पहले भी लिए कहा ये जाता था कि आप- हम बजट जब लाएंगे तो हमारी सारी मराद जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, वज़ीर आज़म हाउस का जो खर्च है वो ख़त्म हो जाएगा, जो पार्लियामेंट है उसके खर्च को ख़त्म करने की कोशिश, कम करने की कोशिश करेंगे, जो ऐवान सदर है उसके अखराजात को कम करने की कोशिश करेंगे। बल्कि जब पहला साल था तो भैंसें भी बिक गई, बहुत कुछ बिक गया, ठीक है, लेकिन बजट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, मराद बल्कि उससे ज़्यादा हुई, तर्जुमान उससे ज़्यादा हुए, जो कहा गया था वैसा हुआ कुछ देखो नहीं। जी, बात यह है, यहाँ कोई मर्द मुजाहिद आएगा, कोई बोल्ड स्टेप लेगा, अच्छा। ये नाम लेने से मदीना की रियासत से काम नहीं चलेगा। मदीना की रियासत जैसे कवानीन जो है ना वो अमल में लाने पड़ेंगे, उनका नफाज जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। मुल्क आपका दिन ब दिन मुआशी तौर पे पीछे जाएगा। सही। जब आप कर्ज लेते हैं तो आपका सूद बढ़ता है, जब सूद है सूद, वैसे ही अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग है, उससे आपने जान नहीं छुड़ानी। आपके ऊपर उन्होंने FATF की तलवार, फलानी तलवार, आपको गुलाम बना के उन्होंने रखा हुआ है, आपने गुलाम ही रहना है, क्योंकि आपने भीख मांगनी है, कर्ज मांगना है, सही। उधार मांगना है। सही। अगर आपको उधार नहीं मिलेगा आप तनख्वाही नहीं दे सकोगे। सही। आप उधार देगा कोई दूसरा मुल्क, तो मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि हमें तो खुशी उस दिन होगी कि जब पूरी दुनिया से कोई बंदा आपको एक टका ना दे। सही। ये कशकोल लेके जाते हो, बड़े बड़े पैंट कोट पहन कर, बड़े बड़े बदल बदल के वजीर, वो तीसरा चौथा जो मुंशी उन्होंने लगा दिए खजाने का। तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आपने भीख मांग कर, कर्ज लेकर, उधार मांग कर ही मुल्क चलाना है, या इसी चीज़ का नाम गुड गवर्नेंस है, तो ये इतना बड़ा जंजाल, ये सेनेट, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री हैं, तो इनका क्या फ़ायदा? मांगना तो आपने कर्जा ही है ना। कर्जा मांगने के लिए आप सारे दावपेच करते हो। तो आप पूरे मुल्क से अच्छे बकारियों की सिलेक्शन करो, बड़े पढ़े लिखे, बड़ा अच्छे अंदाज से वो भीख मांगते हैं, वो कर्ज भी मांगते हैं, उनको नला धुला कर पेंट कोट टाई पहना कर उनको तैयार करें, फिर उनकी एक वजारत कायम करें कि जनाब आप अभी जो है ना भीख मांगे जाके। तो क्या लोड, कभी तरीन आ गया, कभी शेख आ गया, कभी फलाना आ गया, कभी ढिमका आ गया। तो अच्छे को प्रोफेशनल जो है ना वो बकारी लाए। चलें हम उम्मीद करते हैं जी कल जो बजट पेश होने जा रहा है वो आवाम दोस्त हो और आवाम को उसमें असरात नज़र आएँ। अब वज़ीर आज़म साहब के बयान को ले लेते हैं। उन्होंने एहसास वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह किया कल, और उन्होंने कहा कि निचले तबके की माली मदद करके उसके रोज़गार में उसे खुद कफ़ील बनाना चाहते हैं, और इस तरह के बहुत से एहसास प्रोग्राम लॉन्च किए गए। क्या अगर इन्हीं प्रोग्राम्स के साथ साथ गरीब लोगों को नौकरियां दे दी जाती, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, हालांकि देखा जाए तो लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मांडा साहब, देखिए बात यह है कि वो बेरोजगारी का तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उनका अपना वो सेमिनार होना चाहिए कि इस्लामाबाद में आके जी ये वो सस्ता पता नहीं लंगर खाने खोल दो, जाकर ये काम शुरू कर दो, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है कि वो जिसने पैदा किया वो रिज़्क भी देता है सबको। तो बात यह है कि बेरोज़गारी की तरफ देखें, कोई मईशत की बेहतरी यही है कि आप फैसिलिटेट करें। जिस तरीके से मुल्क में अभी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का आलम यह है कि कल उनका अपना ही एक मैंने असम्बली में वो नूर आलम कह रहा था कि 22 घंटे जिस मुल्क में लोड शेडिंग हो तो वहाँ कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? सही, 22 घंटे जिस मुल्क में लोड शेडिंग हो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? मांडला साहब ब्रेक ले रहे हैं, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजट के हवाले से जो तनकीद की है और विफाक और जो सिंध में ठनी हुई है बजट को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी बजट के ऊपर और बजट के असरात के ऊपर कि कितने असरात गरीब आवाम पर पड़ेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अगर सिलेक्टेड बजट दिया तो वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी 30 अरब सेहत के लिए रखे गए हैं, 5.5 जो हैं वो फ़ीसद तालीम के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कम इशारिये रखे गए हैं बजट के अंदर सेहत और तालीम के अंदर। तो इस तालीम के लिए तो मांडा साहब
साहब, सेहत और तालीम के लिए तो इतने कम बजट में पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं और बिलावल भुट्टो साहब तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के सिलेक्टेड बजट को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये इतनी कम रकम रखी गई है सेहत और तालीम के शोबे के लिए? असल बात यह है कि दो चीज़ें जो है ना, ये हर शहरी का बुनियादी हक है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को एजुकेशन और हेल्थ जो है ना वो मुहैया करे। और ये दोनों चीज़ें हर अदवार में किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही। यानी कि 73 साल इस मुल्क के पाकिस्तान को बने हो गए हैं। मैं अपने गांव की आपके आगे दास्तान रखता हूं कि मेरा गांव सियालकोट से को 12-13 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर है और ये जो फरदौस है इसके गांव से तकरीबन को 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है। 6000 आबादी तकरीबन गांव की है। आज तक मेरे गांव में बच्चों का प्राइमरी स्कूल नहीं है। सही कि 73 साल है और तरक्की याफ्ता पढ़ा लिखा पंजाब का दौर भी आया चला गया, ये शरीफों का भी दौर आके चला गया, मदीना की रियासत जो है ना वो भी मेरा 3 साल होने को है। कई दफ़ा हर जगह पे जो है ना वो हम इल्तमास कर चुके हैं। वहाँ सियालकोट में जो CEO एजुकेशन है मकबूल शाकर साहब, उनसे 2-3 दफ़ा मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी हैं गांव देहातों के, अपनी मेहनत मजदूरी करके खेती बाड़ी करके गुजरोकात करते हैं, तो उनके बच्चे इतने पैसे नहीं है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर दाखिल करा सके, पढ़ा सके। लेकिन आगे से जवाब क्या आता है कि जनाब अभी 2 कनाल ज़मीन ले दें, यानी कि भीख सरकार गरीबों से मांगती है कि जो बेचारा 100 रुपया 200 रुपये की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनसे सरकार कहती है कि आप पैसे दो, ज़मीन आप दे दो, हम जो है ना स्कूल उसके ऊपर तामीर कर देंगे, हम एक लेटर जारी कर देंगे। सही। तो मैं इसी प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आला पंजाब बुज़दार से, ये वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए जितने भी गांव देहात हैं वहाँ जाकर एक सर्वे करवाएं। जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ ये बुनियादी चीज़ है। जब आप अपनी कौम को पढ़ाएंगे नहीं और सेहत के शोबे के ऊपर काम नहीं करेंगे, तालीम के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो तरक्की जो है आगे नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि जितने भी हुक्मरान हैं हमारे, पहले हैं या अभी के हैं, इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान में भी सिंध की हालत ज़ार के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, तो जिधर बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की है, उधर इत्तेहादी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने भी तनकीद किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो है हालात ख़राब करके रख दिए हैं सिंध के, बेड़ा गर्क करके रख दिया है सिंध का। सिंध के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, वहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, सिंध के अंदर तालीम का कोई मयार ही नहीं है और सेहत का भी कोई मयार नहीं है। हालांकि फहमीदा मिर्ज़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रह चुकी हैं। देखिए बात यह है कि पार्टी कोई भी हो, निज़ाम एक ही है पूरे मुल्क का, वो सिंध हो या पंजाब हो। यानी कि ये पंजाब को बड़ा तरक्की याफ्ता कहते हैं, तो मैं अपने गांव सियालकोट की मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ जो अभी मौजूदा MNA में रहा, दूसरे टर्म है उसकी, इसके पहले वो कौमी असम्बली का स्पीकर रहा चौधरी मीर हुसैन, बड़े बड़े नाम रहे जो वहाँ जो है ना वो वोट लेकर आके वानों में बैठ के आपने जो है ना वो सारा कुछ बना के चले गए। लेकिन गाँव देहात तो आज भी महरूम है। और सिंध की हालात जो है ना वो जैसे फमीदा बता रही है, तो वो पूरे सिंध का ये हर रोज़ जो है ना वो टीवी की अखबार की जिन्नत बनते हैं कि वडेरों ने वहाँ जो है स्कूलों में वो ताकें बनाई हुई हैं। लेकिन मानना साहब बात ये है मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है, आप सही कह रहे हैं कि प्रायोरिटी नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी तक बातें क्यों हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने सेहत और तालीम को लेकर विफाक के ऊपर तनकीद कर दी, उसके जवाब में फहमीदा मिर्जा साहिबा ने सिंध के ऊपर तनकीद कर दी। हालांकि अवाम यहाँ पर हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहे कि उनकी सेहत और उनकी तालीम के बारे में किसी ने कोई सोचा। देखिए बाजी एक इसका मुख्तसर हल है कि जितने MNA MPs जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं, एक गवर्नमेंट आर्डर पास कर दे,
एक लेटर जारी कर दे, एक आर्डिनेंस निकाल दे कि उस एमपीए का, उस एमएनए का जितनी औलाद है, जो बच्चे हैं, उसी हलके के स्कूल से पढ़ेंगे और इनके जो बच्चे हैं जब बीमार हो जाएंगे तो उसी हलके में जो मौजूद हॉस्पिटल है वहाँ इलाज कराएंगे। हाँ, कहने को तो ये तो बहुत नहीं, अच्छी दे- बात देखो, है, बात ये लेकिन नहीं, ऐसा अगर होता ये नहीं है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये बयानों के अलावा तो आगे बढ़ नहीं सकते ना। फिर इनको ज़रूरत नहीं है, ना वो स्कूल बेहतर होगा, ना वो अस्पताल बेहतर होगा। फिर बयानबाजी है, पीपल पार्टी इन पे कर दे, ये जो एनपीटीआई वाले उनके ऊपर कर दे। तो फिर बयानों के आगे तो तब भी आपने जाना है जब अमली इकदाम उठाएंगे, तो अमल की तरफ आपने जाना नहीं है। आपने बयानों के ऊपर रहना है और बयानों के ऊपर ही सियासत करनी है। तो ये बयानों की सियासत है। अभी किरदार तो सबका एक है। जब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इनकी ज़बानों से और लफ्ज़ निकलते हैं, जब वही उठ के इक़्तिदार जो हुकूमती बेंचों पे आते हैं तो इनको सारा कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जब अपोजिशन बेंचों में जाते हैं तो सारा डार्क, स्याह, करप्शन और बदहाली जो है ना वो मुल्क में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो यही तो आलम है। तो उसकी सलाह के लिए तो कोई भी स्टेप नहीं उठा कि आज भी एक बंदा है, बंदे की क्या बात है कि जिसका हल्के से तल्लक ही नहीं है, आप उस बंदे को जाके टिकट दे देते हो। सही, वो किसी दूसरे इलाके से आता है और आकर जो है ना, अभी मेरे अपने हल्के का यही आलम है, फिरदौस भी उसी हल्के की है, जो एमएनए है वो उसका तल्लक दूसरे हल्के से। सही, यानी ज़बानी खर्च हो रहा है, किसी किस्म का आवाम के लिए सोचा नहीं जा रहा। सोचने की ज़रूरत है क्योंकि उन्हीं के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं और उन्हीं के लिए काम करना है। पीडीएम की थोड़ी सी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि आपने पंजाब के हालात की बात की है कि पंजाब के हालात आपको बदलते हुए कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। तो वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पंजाब के लिए काम किया है। जो पीडीएम की सियासत है वो नए पाकिस्तान में नहीं चलेगी और 2.5 साल से इन्होंने वो किया जो मुल्क के साथ दुश्मन भी नहीं करता। तो वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई पंजाब देखो जी, में? उसकी हुकूमत ने कारकर्दगी, उसके पल्ले है क्या बेचारे के। वो जनूबी पंजाब का था, सारे जनूबी पंजाब वाले जो एमएनए एमपी है वो मेरा हो जंगीरा ले गया, जंगीर तरीन, वो उसके जाके हौसले में बैठ गए हैं। तो इसके पास बयान ही है ना। जब वो एक ग्रुप और 15 का जो है ना वो टूट के वो अलग हुआ पड़ा है, तो बयानों के अलावा मुझे बताओ कि नहीं, उनके साथ तो मुलाकातें भी जारी हैं ना। मुलाकातें तो वो तो प्रेशर ग्रुप बन गए ना, वो तो ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये ब्लैकमेल हो रहा है और होने के अलावा इसके पल्ले कच नहीं। बात तुझे क्या बनेगा कि भाई आपने ना सियासत की है, सियासत करते तो वो जाते क्यों? सही भाई आप कम से कम पहले आपको पता नहीं कि आप कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़े हैं। आप अभी 3-4 जो है इत्तेहादी आपने बना ली हैं। पहले तो ये चौधरी थे ना इत्तेहादी, जिनको यही इमरान खान कहता था पंजाब के सबसे बड़े डाकू, फिर डाकुओं को मिला के साथ हुकूमत की। फिर यही जंगीर तरीन ग्रुप, फिर अभी वो एक और 15 का एमपी का ग्रुप। तो मेरा ख्याल है बुज़दार तो ये सोचे कि आप अभी उनकी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करते रहोगे तो सीट पे बैठे रहोगे, वरना और कौन से इनके पास वोट है? सही, कितने वोट है? तो नए पीडीएम के हवाले से बताएं कि नए पाकिस्तान में आपको पीडीएम की सियासत नहीं पीडीएम चलती तो हुई नजर नहीं आ रही। करप्शन बचाने के चक्कर से आगे नहीं जा सकती ना। अच्छा, उनके तो मुझे बताएं ना कौन कौन से काले करतूत, सारे जेलों का माल है, बाहर फिर रहा है। वो ये तो कमजोरी उन अदारों की है। सही, जो बार बार मैं कहता हूँ ये हुकूमत का तो कसूर नहीं, ये इन अदारों का कसूर है जिन्होंने इनको पकड़ना था, इनको तो इदारों को बांधना था। मजबूत किसने करना था? नहीं, मजबूत करते तो फिर ये बाहर कैसे फिरते भाई? इसीलिए तो वो मजबूत तो नहीं ये तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है कि नहीं, वो इदारों को मजबूत देखो हुकूमत, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो आपका ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत का माना है करप्शन। सही, जब एक एमएनए एमपी इलेक्शन लड़ता है तो वो करोड़ रुपया अपना खर्च करता है। वो किस लिए खर्च करता जो है? आप जमहूरियत का माना दे रहे हैं ये है ही करप्शन और ये क्या? जमहूरियत का माना हो सकता है, लेकिन आपके मुताबिक हो सकता है, मेरे लेकिन मुताबिक क्यों? ये जो जमहूरियत का माना आप करप्शन दे रहे हैं ये तरक्की पजीर ममालिक के अंदर है। जितने गरीब ममालिक हैं उन्हीं में इस तरह की जमहूरियत नजर आती है, बड़े ममालिक में इस तरह की तो जमहूरियत नजर नहीं आती। इमरान खान को सारे जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो खुद बताता है और जितने भी लोग उससे मिलने वाले वो भी बताते हैं, वो तो चाहता किसी को नहीं पूछता। तो 22 साल उसने कैंपेन की, लोगों ने उसको जहाज दिए, लैंड क्रूजरें दी, प्राडो दिए, जलसों के ऊपर करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 5-5, 50-50 करोड़ रुपया खर्चा आता था। ये मुझे बताया 126 दिन यहाँ धरना हुआ, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वो किन्होंने की? क्या ये मामबरी की दरगाह थी जहाँ चढ़ावे चढ़ाते थे लोग?
वो भाई वो इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सबसे जो है ना कामयाब इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, सही सियासत, सही कि इसमें पैसा लगाओ और मुल्क को फिर लूटो, सही फिर उसको कई गुना मल्टीप्लाई करो। यानी ये interest- मुझे बताएं, ये जो गंजे बैठे हैं, ये मफरूर आजम, इनका ये जितना माल मतैया बाहर पड़ा हुआ है ये हुकूमत में आके गया है ना। ये जितने मिनिस्टर जो रहे हैं, जो सारे जेलों में फिर रहे हैं, सही। ये इनके अरब खरब कहाँ से बन गए? सही इसी ऐसे तरह ही के बढ़ गए इंटरेस्ट थे। मौजूद हैं। या थोड़ा सा हुकूमत में आए तो मरीम बने। नवाज साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इनकी। तो मरीम नवाज साहिबा की कल हाई कोर्ट में पेशी, उन्होंने BPDM के हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म का हदफ नहीं है, और जो इस्तीफे तब देते जब तमाम जमातें इस्तीफे देती, सारे के सारे देते तो तभी कोई इस्तीफों का फ़ायदा होता। अभी भी इस्तीफे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए इस्तीफा पॉलिसी से भी पीछे हट चुके हैं। और अदलिया को भी उन्होंने बहुत से पैगाम दिए, मौजूदा हुकूमत को भी पैगाम दिए। तो नून लीग को कहाँ देख रहे हैं खड़ा? देखिए बात यह है कि नून लीग जहां इनको जाना चाहिए था, करप्शन क्लब के मेंबरान को, वहां तो पहुंचे नहीं। तो ये हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बदबख्ती है कि एक सीजन का डाकू, चोर, लटेरा, कातल, मनी लॉन्डर अगले सीजन का वो हुक्मरान होता है। अच्छा, तो ये हमने शुरू से देखा कि जब हुकूमत एक आती है तो अपोजिशन जेलों में, तारीखों में, सजाएं देनी किसी को नहीं। सजा जब होगी नहीं, ये नाहल नहीं होगी, जब मुल्क को लूटने से जो है ना इनकी जान नहीं छुड़ाएंगे, तो जब अदारों ने सजाएं नहीं देनी, अभी सजाएं दे कौन? वो उनकी अपनी मनी ट्रेलें नहीं है, जिन्होंने पकड़ना है। जितने जो सीनियर बैरोक्रेट, वो जुडिशरी के हों, मिलिट्री के हों, आम बैरोक्रेट हों, सियासतदान हों, या बीजेपी को, इसमें 70% तो घुस बैठी है वो है PTI में, जो खुद जो है ना नाब्ज़द खान है। अभी एक जंगीर तरीन PTI का था ना, उसको जब पकड़ा तो कैसे ब्लैकमेल का उसने वो एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के तमाम ये DPO GPO बदल ली। ये देखा है DGF ये सारे दाएं में कर दिए। क्यों? यानी कि ये निज़ाम चलने नहीं देते। सही निज़ाम की तब्दीली चल नहीं बहुत सकता। फिर अभी जब मरियम आके वहां भाषण देगी तो वो ठीक देगी ना, उसको पता है मुझे कौन पकड़ने वाला। मतलब वो खुद मुजरम है। जब एक मुजरमा जमानत के ऊपर बाहर, सारी दुनिया को पता है कि सही मुलजिमों को पकड़ने की बहुत ज़रूरत है। और खम्बानला साहब बहुत शुक्रिया आपके तज़किये के लिए। नाज़रीन, निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, निज़ाम बेहतर होगा तो मुल्की हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।